हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे और इस पार्ट में हम मर्केंटलिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड करेंगे। ये बात 1500 और 1800 के बीच की है, जब हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड जैसे कई बड़े बड़े देश मर्केंटलिज्म के थ्रू ट्रेड करने लगे थे। ये सारी कंट्रीज ये चाहती थी कि ये कम से कम इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि बदले में इनको गोल्ड कमाना होता था। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अगर कंट्री में आएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट आ गए थे और जो छोटे छोटे राजाओं के इलाके थे या राज्य थे, जो उन बाउंड्रीज के बाहर और अंदर ट्रेड करते थे, वो खत्म होने लगे थे और मर्केंटलिज्म की वजह से एक नेशन बिल्डिंग स्टार्ट हो गया था। और इसका सपोर्ट किया था वहां के सारे मर्चेंट्स ने, ताकि नेशनल गवर्नमेंट्स इन मर्चेंट्स को सपोर्ट करे। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े राजा थे उनको हराया था। करीब 2,60,000 सैनिक लेकर आए थे ये लोग, जिनको मर्शनरीज बोलते हैं। और इन्होंने राज्यों में जाकर राजाओं से कहा कि भाई, आप को अगर युद्ध करना हो किसी और राजा से तो हम आपको सैनिक देंगे। आप तो युद्ध कीजिए और बढ़िया उसको हराइए और धन लूटिए। बदले में आप हमको इतना धन दे दीजिए, सोना दे दीजिए। तो उन लोगों को भी अच्छा लगता था कि बहुत बढ़िया बात है, हमको बहुत सैनिक मिल जाएंगे, 50,000, 60,000, लाख सैनिक। और देती भी नहीं थी, धोखा दे जाती थी। कभी दे देती थी, कभी नहीं देती थी। उस समय इतना सोशल मीडिया तो था नहीं, पता लगे दिया कि नहीं दिया, क्या बात हुई, किसी को पता नहीं चलता था। तो बहुत धोखाधड़ी से फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। मर्केंटिलिज्म ऑल्सो वर्क हैंड इन हैंड विद द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड के लिए सारी ट्रेडिंग होती थी जो ब्रिटिशर्स ने की है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हमारे इंडिया को लूटने का काम जो ब्रिटिशर्स ने किया है, हमारे इंडिया पहले कहलाती थी सोने की चिड़िया। तो यहाँ से 7 बार 7 शिप्स भर भर के सोना गया है। डेमोक्रेसी एंड फ्री ट्रेड डिस्ट्रॉयड मर्केंटलिज्म इन द लेट 1700। 18 सेंचुरी के आते आते, बल्कि 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में या मिडिल में, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि डेमोक्रेसी और फ्री ट्रेड आ गई थी अमेरिका और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जो बाद में बड़े बड़े नेशंस बने। मर्केंटलिज्म होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो इंपोर्ट कम करने के लिए इन पर लगाया जाता है बंदिश, टैरिफ बैरियर्स और कोटास या नॉन टैरिफ बैरियर्स। और क्या क्या था? एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। जैसा मैंने आपको बताया, गोल्ड और सिल्वर उस समय इनकी लूट चल रही थी। इसके रिजर्व्स को कहा जाता था बुलियनिज्म। 16th और 17th सेंचुरी में यह माना जाता था कि गोल्ड जिसके पास जितना होगा वो कंट्री उतना प्रॉस्पर करेगी। और क्या होता था? मर्केंटलिज्म में छूट दी जाती थी ऐसे फर्म्स को जो ट्रेड करते हों या जिनकी शिप्स हों, शिपिंग करते हों, कि आपको हम छूट देते हैं ये प्रोडक्ट ट्रेड करने के लिए या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। उनको मोनोपोली दे दी जाती थी। ऐसा भी किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग ज्यादा पनपते थे। और क्या होता था मर्केंटलिज्म में? सब्सिडीज दी जाती थी। जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको कहा जाता था कि हम आपको रॉ मटेरियल सस्ते में देंगे या ज़्यादा टैक्स नहीं आपको लगेगा, आप सस्ते में प्रोडक्ट बेचिए और बाहर से ज़्यादा गोल्ड आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिसर्च करती थी डेवलपमेंट में, मार्केट्स में, प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में, कस्टमर्स में, वेंडर्स में, कॉम्पिटिटर्स में, कि हम किस तरीके से अपने सामान को बेचें और कम से कम खरीदें। इसके लिए रिसर्च होता था। और कॉपीराइट अलाउ कर दिया था, जिसकी वजह से कोई जो फॉरेन कंपनीज हमारे प्रोडक्ट को चुरा सकती थी वो नहीं चुराएंगी, फिर वो खुद बनाएंगी। तो कॉपीराइट को थोड़ा सा अलाउ किया था इन्होंने। फिर वेजेस को कम कर देते थे, लेबर्स की वेजेस कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट के पास रहे, तो मर्केंटलिज्म और बढ़ेगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ रहेगी। कॉलोनीज पर कंट्रोल। कॉलोनीज क्या होती हैं? जब एक बड़ा देश दूसरे छोटे देश पर कब्जा कर लेता है या उस पर पूरा उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो जो छोटे छोटे देश कहलाते हैं उनको कॉलोनीज बोलते हैं। ब्रिटिशर्स ने कई कॉलोनीज बनाई थी। 13 कॉलोनीज उनकी बहुत फेमस है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो उन कॉलोनीज पर प्रेशर डाला जाता था कि आप हमसे ही खरीदेंगे और उनकी जो संपत्ति थी उस पर हम कंट्रोल करेंगे। जो एम्पायर कंट्री होती है थी वो बोलती थी। यानी कि ये देखिए, पहली कॉलोनी से गोल्ड मिल रहा है, दूसरी कॉलोनी से फूड स्टफ, तीसरी कॉलोनी से रॉ मटेरियल, सबको लूटो और उनसे बोलो कि हमारे ही प्रोडक्ट खरीदो। जैसे हमारे इंडिया में होता था ना, हमारे जो छोटे मोटे खादी के उद्योग थे वो खत्म कर दिए गए थे और कॉटन के जो कपड़े आते थे इंग्लैंड के यहाँ से, वहाँ वो हमें खरीदना पड़ते थे। तभी वो आंदोलन वगैरह स्टार्ट हुए थे। तो मर्केंटलिज्म के और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल है नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651।
इसने प्रोहिबिट किया, रोक दिया फॉरेन वेसल्स को कि वो ट्रेड में भागीदारी करें। वेसल्स होते हैं शिप्स। उस समय ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड के लीडर थे और उस समय डच बहुत ज़्यादा ऊपर था गुड्स को स्टोर करने में, और पूरे वर्ल्ड में वो अपने गुड्स सस्ते दामों में, ललचाए हुए दामों में बेचता था, ट्रेड करता था, और बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग इफेक्टिव थी और यूरोप पे भी इसका ज़्यादा असर था। डच, जो कि अभी नीदरलैंड भी कहलाता है। तो इंग्लैंड ने इसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए ये नीति अपनाई थी जिसका नाम था नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651। ये ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा लगाई गई थी ताकि उनका जो वीक सेक्शन है वो स्ट्रांग हो सके। और इसमें इन्होंने किया क्या था, आप जो भी चीज बेचेंगे हमारे यूरोप में, हमारी कंट्री में, वो हमारी शिप पे ही आना चाहिए। हमारी शिप हायर कीजिए और उसी से आप ट्रेडिंग कीजिए, नेविगेट कीजिए समुद्र में, नहीं तो आपका सामान हम नहीं खरीदेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी चीज आप यूरोप में सप्लाई करेंगे, पूरे यूरोप में, वो सबसे पहले इंग्लैंड में आना चाहिए। इंग्लैंड में उतरेगी, फिर उसके बाद री एक्सपोर्ट होगी इंग्लैंड से। यानी उसके ऊपर सारे जो ड्यूटीज हैं वो लगाकर उसको महंगा करके फिर वो जाएगी दूसरी जगह। देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा तो सस्ता नहीं है वो। ये मर्केंटलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें हुआ क्या कि जब चार्ल्स टू आए ओलिवर के बाद, तो इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू करा 1660 में, 1662 में, 1663 में, और इंग्लैंड और उसकी जितनी भी कॉलोनीज थी उनके ऊपर, और शिपिंग इनके द्वारा होती गई। 18th सेंचुरी में एक लेजिस्लेशन आया कि ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो शुगर, राइस, टोबैको, ये सब चीज़, लेकिन पहले आपको इंग्लैंड में उतारना पड़ेगा, फिर इंग्लैंड से आप जाकर दूसरी कंट्री में दे सकते हो, री एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये नियम चलता रहा और उसके लिए ड्यूटीज भी देना पड़ती थी जो लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो नेविगेशन लॉ ने एक तरीके से इंग्लैंड को प्रोटेक्ट किया था, और ये करीब करीब 19th सेंचुरी के मिडिल तक चला था, यानी 1850 तक चला था करीब। उसके बाद ये खत्म होने लगा था। ब्रिटिश अंपायर के टाइम पर इंडिया को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से नमक नहीं खरीदोगे, आप हमसे नमक खरीदोगे जो हमारे इंग्लैंड में बनता है, वहां से नमक आता था, वो हम खरीदते थे। बताइए, तब वो आंदोलन हुआ था जो गांधी जी ने किया था, दांडी यात्रा की थी, इतनी लंबी यात्रा करके गए थे चुटकी भर नमक बनाने के लिए। साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, कहते थे। तो सॉल्ट टैक्स रिवोल्ट हुआ था उस समय, वो इसीलिए हुआ था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्केंटलिज्म को खत्म किया जा सके। ही वॉज सो इंटेलिजेंट एट दैट टाइम। 17th सेंचुरी में फ्रांस ने लेबर मार्केट और इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाला था मर्केंटलिज्म के थ्रू। जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट ने इसको कहा था कॉलबर्टिज्म, जो कि मर्केंटलिज्म का ही एक साइनोनिम है। यानी कॉलबर्टिज्म भी मर्केंटलिज्म है जिसमें हम ट्रेड करेंगे और वैसे ही ट्रेड करेंगे जिसमें हमें फायदा हो। हमारे फ्रांस में जितना भी वेल्थ है वो यहीं रहना चाहिए, यहाँ के लोगों को काम आना चाहिए, बाहर ना जाए, सबसे ज़्यादा पार्ट हम दूसरों से लें और गोल्ड को इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बेचें। और इसी ध्येय से उन्होंने हमारे वेस्ट कोस्ट या वेस्टर्न इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी वेस्टर्न आइलैंड्स वगैरह थे वहाँ पर इन्होंने अपना ट्रेडिंग पोर्ट खोले थे, और ये वास्तव में ट्रेड ही करने आए थे, बाकी लोग तो कब्जा भी किए। राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट, ये ऐसी पॉलिसी आ गई थी, जैसा मैंने आपको बताया कि टैरिफ और कोटास बढ़ा दिए गए ताकि हमारे पास ना आए कोई सामान, हम सबको बेचें। तो इस तरीके की चीजें की गई और वैल्यू करेंसी की कम की गई, रिड्यूस की गई। क्यों? हमारी करेंसी कम हो जाएगी तो क्या होगा? देखो, ये आजकल चल रहा है मॉडर्न मर्केंटलिज्म में, ये अभी चल रहा है, अंडर वैल्यूएशन की जाती करेंसी को। क्या है, जब अमेरिका से हम चीज खरीदते हैं तो किस में खरीदते हैं? डॉलर में। और अगर चाइना से कुछ खरीदेंगे तो युआन में खरीदना पड़ता है। तो चाइना का युआन और अमेरिका के डॉलर में 0.15 का अंतर है। यानी हम जो चीज अमेरिका से $1 में खरीदेंगे वो 0.85 में हम खरीद सकते हैं चाइना से। तो चाइना जानती है कि अगर उसका युआन महंगा हो गया, वैल्यू बढ़ गई उसकी, तो लोग डॉलर वाली चीज खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, तो उसका ट्रेड ठप हो जाएगा। तो वो जानबूझकर अपने युआन को कम करने की कोशिश करती है। कैसे? वो डॉलर खरीद लेती है। अब जब डॉलर की कमी हो जाएगी मार्केट में तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज 70 रुपए, 71 रुपए, 72 रुपए। तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर कम करना हो तो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा डॉलर छोड़ेगी मार्केट में। ज्यादा से ज्यादा डॉलर अगर मार्केट में आएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो 70 से कम होगा, 69 आएगा, 68 आएगा। ये इतनी होड़ चल रही है पूरे विश्व में।
गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, खास तौर पे चाइना। चाइना क्या करती है, अपने माल पर सब्सिडी देती है, जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको, तो वो एक्सपोर्ट सस्ते में कर देती हैं, चाइना उनको पैसा सप्लाई कर देती है। और चूंकि चाइना ने बड़ा लंबा सोच के, पैसा तो लेते ही है टैक्स वगैरह से, तो वो सब्सिडी देकर अपने माल को सस्ता बनवा लेती हैं और पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करवा रही हैं। ये एक तरीका का मर्केंटिलिज्म आजकल चल रहा है। और इसीलिए यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, करीब 25 से 10% लगा दिए हैं स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स पर। लेकिन बदले में चीन ने भी यही किया है, उसने यूएस एक्सपोर्ट पर लगा दिया है, जैसे पोक, वाइन, फ्रूट, इन सब पर टैरिफ बढ़ा दिया है। यहां तक कि 25% टैरिफ चाइना ने बढ़ा दिया है 106 प्रोडक्ट्स पर जो यूएस से आते हैं। कब तक के लिए? जब तक यूएस हम पर से टैरिफ नहीं हटाता है। तो ये बहुत अंदरूनी लड़ाई चल रही है आजकल मर्केंटिलिज्म की। तो मर्केंटिलिज्म का घाटा क्या है, क्या इसका क्रिटिसिज्म है? सबसे पहले तो हम एडम स्मिथ की बात करते हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी थी 1776 में, और इन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट की ट्रेड थ्योरी भी दी थी। उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके आगे, तो ये पॉइंट अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से एडम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो का हम कंसेप्ट जो था कंपैरेटिव एडवांटेज का, वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, 1816 में एक बुक लिखी थी डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज की। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था कि कोई कंट्री कोई गुड बनाए जिसमें वो बहुत एफिशिएंट हो, बहुत एफिशिएंसी से जो बना सकता है उसको वो बनाए और बेचे। अगर वो थोड़े से रिसोर्सेस में कोई चीज बहुत अच्छी बना सकती है, दैट इज एफिशिएंसी। और कंपैरेटिव एडवांटेज क्या था? जिस चीज में लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो उस चीज को बनाए, ऐसा गुड बनाए जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सपोज एक शर्ट बनाना है और एक कोट बनाना है, ठीक है, और शर्ट बनाने में हमको 100 रुपए लगता है और कोट बनाने में हमको 80 रुपए लगता है। तो अगर हम शर्ट बनाते हैं तो हमने 80 रुपए वाली चीज छोड़ दी, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे मान लो 3-4 प्रोडक्ट हैं जिसमें कम होगी, उसके बिहाफ पे कोई चीज अगर बन रही है, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज। यानी हम जो त्यागें तो थोड़ा त्यागें, ज्यादा ना त्यागें, उसको बोलते हैं। इसको मैं डिस्कस करूंगा, अभी ज्यादा इसमें बुद्धि मत लगाइए। मर्केंटिलिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ जीरो सम गेम। अगर गेम थ्योरी आपने पढ़ी है तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे पॉजिटिव सम, विन विन सिचुएशन होती है, जीरो सम विन लूज की सिचुएशन होती है, नेगेटिव सम लूज लूज की सिचुएशन होती है। ये क्या होती है? पॉजिटिव सम में क्या होता है? विन विन की सिचुएशन होती है। जैसे आपने देखा होगा बंदरों को एक दूसरे की सफाई करते रहते हैं, वो लोग जुएं वगैरह निकालते रहते हैं, तो इससे पूरी कम्युनिटी शुद्ध हो जाती है, क्लियर क्लीन हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बच्चों को ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं बचपन में, तो पूरी हमारी जो कम्युनिटी है, ह्यूमन कम्युनिटी, वो साफ सुथरी हेल्दी रहती है, हमारे वातावरण में गंदगी नहीं फैलती। तो ये दोनों के लिए फायदा होता है, सबके लिए फायदा होता है, तो उसको पॉजिटिव सम या विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसके बाद जीरो सम, जिसमें एक जन जीतता है एक हार जाता है, जीरो सम गेम कहते हैं। एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, यानी एक जीतेगा तो एक हारेगा। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच में, एक जीत जाता है एक हार जाता है, यानी विन लूज की सिचुएशन रहती है। इसको कहते हैं जीरो सम गेम। ये मर्केंटिलिज्म में होता है, क्योंकि इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे का घाटा हो जाता है। +1 -1 इज इक्वल टू 0। फिर एक होता है नेगेटिव सम, जिसमें दोनों ही लूज कर जाते हैं। मान लो एक शिप है जो क्रैश कर गई, 2 आदमी बच गए, उनको एक छोटी सी नाव भी मिल गई, उसमें कुछ खाना भी रख लिया। अब 10 दिन तक उनको अब अपनी वो नाव चलानी है, दोनों साथ में मिलके एक एक करके चलाते हैं, और वो खाना भी थोड़ा थोड़ा खाते जाते हैं कि 10 दिन में पहुंच जाएंगे पोर्ट तक। लेकिन मान लो एक व्यक्ति ज़्यादा खा जाता है और लड़ाई हो जाती है उनके बीच में, और वो एक दूसरे को मार देता है, तो अब वो अकेला बचा, अकेला वो चला नहीं पाता, 1 दिन 2 दिन थक गया, दोनों मर गए, दोनों का लूज हो गया। ये कंडीशन ऐसा समझिए, जब हम कंपनीज की बात करें, जो कंपनी अपना गंदगी समुद्र में या रिवर्स में डाल देती है, तो दूसरी देखती है, वो बोलती है हम भी डाल देते हैं, तीसरी देखती है, वो बोलती है हम भी डाल देते हैं, सब डाल रहे हैं। तो ये हर तरीके से सबसे हमको लॉस ही मिल रहा है, दैट इज नेगेटिव सम। मर्केंटिलिज्म विच स्ट्रेसेस गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड मोनोपोली टेंड्स टू लीड करप्शन। मतलब अगर मर्केंटिलिज्म है तो वो गवर्नमेंट को मोनोपोली दे देती है, और उस मोनोपोली की वजह से करप्शन ज्यादा होता था। इससे एम्पायर बिल्डिंग बहुत हुई है, एम्पायर्स ने कॉलोनीज से बहुत लूटा है, कॉलोनीज को बहुत गरीब किया है और अपना एम्पायर बिल्ड किया है। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ मर्केंटिलिज्म। और इससे टिट फॉर टैट की पॉलिसी बहुत सामने आ जाती है। टिट फॉर टैट 3 तरीके से होता है: रिटेलिएशन, कोऑपरेशन एंड फॉरगिविंग। रिटेलिएशन मतलब बदला लेना, रिवेंज करना, आपने अटैक किया तो हम भी अटैक करेंगे, आपने टैरिफ बढ़ा दिया हम भी बढ़ाएंगे।
फॉरगिविंग, हम अटैक नहीं करेंगे, एक बार आपको माफ कर देते हैं। कोऑपरेटिव, कभी अटैक नहीं करना। तो ये दोनों चीजें खत्म हो गई। टिट फॉर टैट कौन सा स्टार्ट हो गया? रिटेलिएशन का, बिकॉज ऑफ मर्केंटलिज्म। द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई तो फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया, और फ्री ट्रेड की वजह से अब मर्केंटलिज्म खतरे में आ गया। और लोग मर्केंटलिज्म की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि फ्री ट्रेड करना है तो सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल। अब कब्जा नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आगे बढ़ेगा। फ्री ट्रेड में हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, ज़्यादा बेच सकते हैं, प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं, हमारे कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैपिटल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना लॉजिस्टिक्स कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन है तो। ये सारी इनकी खामियां थी, लेकिन इनको अभी भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसको हम न्यू मर्केंटलिज्म बोलते हैं। क्यों मिल रहा है? अगर चाइना स्टील बना रही है और सस्ते दाम पर बेच रही है, तो उस पर टैरिफ लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो हमारी अंदर की कंपनीज खत्म हो जाएंगी। इसीलिए अगर कोई इस तरीके का अनइवन काम करता है जैसे चाइना कर रही है, तो उसके लिए ये न्यू मर्केंटलिज्म की ज़रूरत है। इसके बाद डंपिंग भी हो रही है। आपने देखा होगा चाइना अपना माल बहुत डंप करती है दूसरे देशों में। इसको भी रोकने के लिए आपको टैरिफ्स लगाना पड़ेगा, आपको मर्केंटलिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो अभी ग्रो कर रही हैं, उनको डाइवर्सिफाई होना है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर वो पहले ही इंपोर्ट को ज़्यादा आने देंगी तो वो कैसे ग्रो करेंगी? तो उनके लिए मर्केंटलिज्म अच्छा है कि इंपोर्ट कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो वो टैरिफ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर इसके बाद भी मर्केंटलिज्म सही नहीं है। एब्सोल्यूट कॉस्ट जो एडम स्मिथ ने दिया है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डेविड रिकार्डो को भी लेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।